नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का एक टॉपिक है बाल विकास और इन शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास में अंतर और उनको प्रभावित करने वाले कारक को देखने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग जो है छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, उनकी तैयारी कर रहे हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है संभवतः मार्च के एंड तक है ना, मार्च के अंत तक आने की संभावना है, क्योंकि शुरू के हफ्ते में तो बजट पेश होगा, उसके बाद हो सकता है मार्च के अंतिम तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो फिर अपना तैयारी है शुरू से करना है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जो सिलेबस है पुराना सिलेबस, उसी के आधार पर जो छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक साथ नहीं ला रहा हूँ सिलेबस को, थोड़ा थोड़ा करके जो डिटेल है उसके हम देख रहे हैं, क्योंकि डिटेल को ज़्यादा समझना अच्छे हैं। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों के लिए 10 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो भी रहेगा। तो कुल मिलाकर कंप्लीट वीडियो चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार के पैसा नहीं है, कोई भी प्रकार के चार्जेस नहीं है। तो चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखो टॉपिक क्या है आज का, वृद्धि एवं विकास। सबसे पहले वृद्धि और विकास को समझते हैं कि ये होता क्या है और किसके लिए प्रयोग होता है। बड़ा ही आसान शब्दों में यहाँ पर समझते हैं। विकास का सामान्य अर्थ है, विकास किसे कहा जाता है, किससे होता है। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु उपरांत तक चलती है। क्या है? जो विकास है, ठीक है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु उपरांत तक से चलने वाली प्रक्रिया है, वह विकास है। अरस्तु के अनुसार, देखो अरस्तु ने क्या कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन है। और उसी तरह मुनरो के अनुसार क्या है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। दोस्तों, विकास का कहने का मतलब यही है कि जन्म से लेकर जन्म के पहले यानी कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु उपरांत तक जो चलने वाली प्रक्रिया है वह विकास है। लेकिन विकास किस में होता है? हमारा जैसे कि कोई शरीर है, जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर में जो विकास होता है ये नहीं इम्पोर्टेंट है। आपके शरीर के बाह्य आवरण, जैसे कि कह सकते हैं हम बौद्धिक विकास है, आपके सोचने समझने की इच्छा है, आपकी जो स्मरण शक्ति है, आपके जो कार्य करने की प्रबलता है, या आप किस पोजीशन में हो, ये जो है विकास है। ठीक है, तो ये जो है विकास है, इसका सामान्य अर्थ है यही है। इसके बाद देखते हैं वृद्धि। तो वृद्धि में आपको समझ आ जाएगा कि वृद्धि में बोला गया है कि वृद्धि से आशा है बालकों की शारीरिक संरचना में विकास है। जैसे कि अभी बताया ना, बालकों का, जैसे कि छोटा सा बालक है, अब वो बुढ़ा हो गया, तो दोनों के बीच में शरीर का कितना अंतर है, छोटे छोटे, मतलब इसका जो है जो साइज है, हाइट है, मोटा है, पतला है, दुबला है, ये क्या है, इसका विकास है, शारीरिक विकास है। तो शारीरिक विकास को हम वृद्धि कहेंगे। लेकिन उस शारीरिक विकास के साथ साथ जो बाह्य विकास होता है, जैसे कि मानसिक विकास है, आर्थिक रूप से विकास है, ये जो है विकास रहेगा। लेकिन शारीरिक का मतलब शरीर का बढ़ना वृद्धि है, और शरीर के बढ़ने के साथ साथ जो अतिरिक्त और विकास हो रहा है वो विकास की श्रेणी में आता है। यहाँ पर देखे थे, और जिसके अंतर्गत जैसे कि लंबाई है, भार है, मोटाई है तथा अन्य अंगों का विकास सम्मिलित है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में भी संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे समझ, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके जो जैसे कि हाइट बढ़ रहा है, रंग रूप बढ़ रहा है, या उसके जो जैसे कि शक्ल है उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो ये क्या है, वृद्धि है। लेकिन इसके अलावा जो होता है वह विकास कहलाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर दोनों के बीच अंतर को, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, वृद्धि और विकास में अंतर है। दोस्तों, इससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो सबसे पहले क्या है, स्वरूप बाह्य होता है और विकास में आंतरिक स्वरूप होता है। तो वृद्धि क्या है, स्वरूप बाह्य यानी कि आपके शारीरिक विकास हो रहा है। लेकिन विकास आंतरिक विकास यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपकी जो मन स्थिति है, इसका विकास होना विकास कहलाता है। और जो शारीरिक विकास होना यानी कि बाह्य दृष्टिकोण से जो दिखता है वह क्या है, वृद्धि है। ठीक है, दूसरा क्या है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। वृद्धि जैसे कि किसी का हाइट बढ़ रहा है या किसी का साइज बढ़ रहा है, ये क्या रहता है, मुश्किल से 25 साल तक से उम्र में एक व्यक्ति का जितना मतलब ऊंचाई बढ़ना चाहिए वह बढ़ जाता है, उसके बाद वह स्थिर रहता है। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ता। हालांकि उसके शरीर में जैसे मोटापा हो रहा है या पतला हो रहा है, ये तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो है वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास नहीं रुकता। विकास जो है अपने विवेक के ऊपर वहाँ जितना चाहे उतना विकास कर सकता है, वहाँ सामान्य से लेकर उच्च शिखर की ओर वहाँ जा सकता है।
तीसरा क्या है, इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और इसका प्रयोग जो है व्यापक अर्थ में। मैंने पहले बताया था इसका जो प्रयोग है वृद्धि का सिर्फ एक शारीरिक विकास तक ही होता है, लेकिन विकास का जो अर्थ रहता है इसका अगर हम व्यापक अर्थों में निकालें तो फिर बहुत बड़ा होता है। हर क्षेत्र में विकास होता है, चाहे आप धन के मामले में देख लो, चाहे राजनीतिक के मामले में देख लो, चाहे किसी भी तरीके से के मनोवैज्ञानिक रूप में। तो ये क्या है, विकास है। चौथा है निश्चित क्रम नहीं होता है और इसमें निश्चित क्रम होता है। देखो शरीर में कोई निश्चित क्रम रहता है क्या, जैसे कि मैं कहूँगा कि मेरा जो है दायां हाथ है छोटा रहना चाहिए और बड़का हाथ जो है बायां हाथ जो है बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है, ये निश्चित क्रम में नहीं होता। हो सकता है कभी कभी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो विकास रहता है एक निश्चित क्रम में रहता है। आप जो है शून्य पर रहोगे लेकिन आपकी मेहनत जो है शून्य से लेकर शिखर की ओर जा सकता है ये। उसके बाद है यहाँ पर पांचवा क्या है, दिशाहीन होती है और इसका दिशा निश्चित होता है। मैंने वही बताया था इसका जो है दिशाहीन रहता है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे कभी कभी देखना जैसे कि ढंग से ठीक से वो बढ़ नहीं पाता तो उसको क्या पिलाते हैं, अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट पिलाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है दिशाहीन होता है, दिशा सही विकास नहीं होता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। लेकिन विकास का जो है एक निश्चित दिशा की ओर होता है। छठवा है कोई लक्ष्य नहीं होता और इसमें क्या है, विकास में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे कि कोई लक्ष्य नहीं होता मतलब क्या है, अगर कोई इंसान चाहे कि मुझे इतना बड़ा होना है, जैसे कि 10 फीट होना है, तो 10 फीट वो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता। आपके जो शरीर का ढांचा है, आपकी जो स्थिति है वहाँ अपने आप होने लगता है, उसमें आपका कोई प्रभाव नहीं रहता। लेकिन विकास में कोई ना कोई लक्ष्य रहता है। जैसे कि कोई अभी आप लोग जो है जैसे कि टीचर भर्ती हो सकता है कोई कई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि टीचर भर्ती के साथ साथ CGPSC की तैयारी कर रहा है। हो सकता है शिक्षक बनने के बाद वहाँ PSC की तैयारी करके डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी जो SP है उसमें लग सकते हैं, या उसमें जाने के बाद वहाँ कलेक्टर के लिए UPSC के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें जो है निश्चित लक्ष्य रखना पड़ता है। एक एक लक्ष्य को रख रख के आप जो है टॉपिक को पूरा कर सकते हो या अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। सातवां क्या है कि सीधे मापा जाता है, उदाहरण ऊंचाई और भार। ठीक है, वृद्धि को जो है सीधे तौर पर मापा जा सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है उसे माप सकते हैं, कितना इसका हाइट है, इसका वजन क्या है, उदाहरण में यहाँ पर लिखा है मैंने ऊंचाई और भार, है ना। लेकिन जो है विकास का माप नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। इसका जो है बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता, बस एक अनुमान लगाया जाता है, इसका IQ लेवल इतना है, इसका IQ लेवल इतना है। तो इस आधार पे वृद्धि और विकास में अंतर है, जो कि लगभग 7 पॉइंट में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको जरूर देख लेना। वृद्धि और विकास में यही अंतर है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता, बस दोनों में ही रहता है। ठीक है, अब देखते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं। जैसे कि मैंने बताया है एक शारीरिक हो गया, तो शारीरिक का तो वृद्धि हो गया, वो कट गया। अब देखना है विकास का देखना है। ठीक है, तो विकास के जो है अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। जैसे कि एक है रॉस महोदय, ठीक है, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं बाल विकास के संबंध में, इसके आधार पर क्या है, बालकों के विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्था हैं और ज़्यादातर जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए अधिकतर ये चारों अवस्थाओं को मानते हैं। इसके अलावा भी और हैं, लेकिन इन चारों को देखे थे। सबसे पहले क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था कहा जाता है इसे, जो है जन्म से लेकर 5 वर्ष के जो उम्र रहते हैं बच्चे में, उसे कहा जाता है शैशव अवस्था। दोस्तों यही प्रश्नों को पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना। शैशव अवस्था का जो कार्यकाल रहता है, यानी कि उसका जो समय रहता है, जन्म से 5 वर्ष तक के बीच रहता है, ये हो गया। उसके बाद जो बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था का जो समय है 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के समय को माना गया है बाल्यावस्था के रूप में। फिर पुनः आते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक के माने गए हैं। और चौथा आता है प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष से ऊपर तक के, यानी कि मृत्यु प्रांत तक के जो समय रहता है उसे प्रौढ़ावस्था के समय माना गया है। अब देखना, आप जो है चाहे CGTET की तैयारी करो, चाहे CTET की करो या शिक्षक भर्ती की करो, किसी भी तरीके से करो, अगर आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ना है तो बाल्यावस्था और किशोरकाल के अवस्था को ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा ना आपको ज़्यादा शैशवावस्था पढ़ना है ना प्रौढ़ावस्था पढ़ना है, क्योंकि अपने को जिस फील्ड में जाना है वहाँ इसी एज के लगभग स्टूडेंट को हमको पढ़ाना है। तो यही है इसका बाल्यावस्था काल और जो है किशोरावस्था का। इसके अलावा कुछ ऐसे वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जो कि अलग अलग मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ अतिरिक्त है, जैसे कि हमने शैशवावस्था से प्रारंभ किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, गर्भावस्था, यानी कि
गर्भ में, माता के गर्भ में आने से उनके जन्म तक से, उसको कहा गया है गर्भावस्था काल कहा गया है। उसके बाद जो है जन्म से 5 वर्ष तक के जो समय है शैशवावस्था काल है। बाल्यावस्था काल क्या है, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक अभी बताया था। किशोरावस्था क्या है, 12 से 18 वर्ष तक बताया था, ठीक है। उसके बाद है, मैंने आपको बताया था कि 18 से उस पार का जो समय रहता है उसे प्रौढ़ावस्था काल कहा गया है। ये जो है रास महोदय के अनुसार से है और कुछ कुछ और है, लेकिन अधिकतर जो कि जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी के बुक्स अगर देखते हो तो इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी और है। कौन कौन से हैं? 18 वर्ष से जो 25 वर्ष की उम्र है उसे युवावस्था कहा जाता है, ठीक है, युवावस्था काल कहा जाता है। उसके बाद जो है 25 वर्ष से 55 वर्ष की जो उम्र रहता है इसे प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। कौन सा अवस्था? प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। जबकि 55 वर्ष से उसके मृत्यु तक के जो समय है उसे कहा जाता है वृद्धावस्था कहा जाता है, वृद्धा अवस्था। तो कुल मिला के इसमें 7 पॉइंट हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वहाँ बाहरी दृष्टिकोण से हो चाहे आंतरिक दृष्टिकोण से है, उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है पोषण, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का हो, पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, चाहे वहाँ जीवधारी हो चाहे वनस्पति हो, उसमें पोषण का महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर देखिए कि पोषण है तो यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमारे खान पान में उपयुक्त पोषण तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। सब चीज़ क्या है, डिपेंड करता है अपने खान पान पर। अपने खान पान हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो फिर जंक फूड का ज़माना ज़्यादा आगे है। लोग स्वाद के लिए खाते हैं, ना कि शारीरिक विकास के लिए खाते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है बच्चे में टीवी में क्या चलता है, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय, क्यों बोलता है? क्योंकि उसको जो है बचपन से वो पोषण नहीं मिला है, इसलिए जो है दवाई पी रहा है, क्योंकि उसके ग्रोथ में वृद्धि करना है, उसके मानसिक लेवल पे आगे बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ क्या है, आपके पोषण की कमी की वजह से। कभी कभी क्या होता है, पोषण की कमी की वजह से बच्चे का शारीरिक विकास है रुक जाता है। अब जब शारीरिक विकास ही रुक गया है तो स्वाभाविक बात है उसका मानसिक विकास भी रुकेगा। तो कुल मिलाकर वृद्धि और विकास को यहाँ प्रभावित करने का कार्य करता है पोषण। दूसरा पॉइंट क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि में क्या है, यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की तुलना में तीव्र होती है, यानी कि दोनों का जो आईक्यू लेवल रहता है अंतर रहता है। अब यहाँ पर क्या है, बुद्धि है। तो प्रत्येक इंसान के लिए, ठीक है, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग जिनका बुद्धि, जिनका आईक्यू लेवल, जिनका जो ज्ञान है कमज़ोर रहता है, उसको जो है समाज में एक कह सकते हैं वह पिछड़ापन महसूस करता है खुद को। और यहाँ पर उसी बात को बोला गया है कि जैसे कि तीव्र बुद्धि वाले बालक है और एक मंद बुद्धि वाले बालक, तो दोनों में क्या अंतर रहता है। वहाँ अगर हम किसी शब्द को समझा रहे हैं तो वहाँ तीव्र बुद्धि वाले बालक फट से एक बार में ही समझ सकते हैं, लेकिन जो मंद बुद्धि वाले बालक है उसे हम कितना भी बताएं वहाँ समझ नहीं पाता। तो ये भी जो है विकास में एक महत्वपूर्ण कारक रहता है जो कि प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को। तीसरा क्या है, वंशानुगत है। तो वंशानुगत कारक शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक अनुपात तथा शारीरिक विशेषता, चिंतन, तर्क, बुद्धि, स्मृति आदि अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम होता है। तो वंशानुक्रम में कैसे होता है, जैसे कि रंग, रूप और लंबाई, शारीरिक अनुपात। एक चीज़ देखना, जैसे कि हमारे भारत में है ना, तो भारत में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, उनका रंग कैसा है, ना वहाँ काला है ना वहाँ गोरा है, दोनों का बीच है, सांवला है, ठीक है। हमारे जो भारत में जितने भी लोग हैं उन लोगों का रंग जो है सांवले रंग में आता है, ना कि काला है ना कि गोरा है। अब इसी चीज़ को अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में कैसे हैं, सभी के सभी ज़्यादातर काले हैं, जबकि जैसे कि यूरोप कंट्री है वहाँ पर देखें तो गोरा है। क्यों? ये जो है वातावरण के अंतर्गत पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके वंशानुक्रम, जैसे जैसे माता पिता रहेंगे उसी तरीके से उसके बच्चे रहेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, किसी घर में उसके माता पिता का बाल घुंघराले हैं तो उसके बच्चे के बाल भी घुंघराले आ जाते हैं, या किसी के आँख जो भूरे हैं तो उसके बच्चे का भी आँख भूरे आ जाते हैं। तो ये जो है उनके वंशानुगत, उनके डीएनए के अंतर्गत यहाँ सब चीज़ आता है जो कि प्रभावित करता है। उसके बाद आता है लिंग, है ना। तो इसमें जो है सामान्यतः लड़के और लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है।
कभी लड़कियों में तीव्र होती है तो कभी किसी अवस्था में लड़के हैं। हमेशा जैसे कि पहले होता था कि चलो लड़कियों को ज़्यादा मतलब उतना नहीं मिल पाता था, लेकिन आज जो है समाज आगे बढ़ गया है, समाज सुधर गया है। तो इसमें क्या है, दोनों को एक साथ चला रहा है, यानी कि लड़का और लड़की एक समान की भावना से देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो है जैसे कि वय संधिय काल में लड़कियों में परिपक्वता के कारण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र दिखाई देने लगते हैं। यहाँ लड़कियों का मानसिक विकास भी लड़कों की अपेक्षा कुछ समय पूर्व ही पूर्ण हो जाता है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, वय संधि काल, यानी कि कह सकते हैं यौवन काल में। ठीक है। तो इसमें जो है लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो है शारीरिक विकास तीव्र होता है, और तीव्र होने के साथ साथ उसका जो मानसिक विकास भी है बढ़ने लगता है, क्योंकि ये उनका एक समय रहता है, एक चक्र रहता है जो कि सबसे ज़्यादा वृद्धि होने की यहाँ पर संभावना रहते हैं। उसके बाद पांचवा क्या है, वायु एवं प्रकाश। तो वायु एवं प्रकाश कैसे कह सकते हैं इसको, वातावरण के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ ना हो तो बालक बीमार हो सकता है, और इनके अभाव में कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होता है। इसीलिए जो है जैसे कि शहरों में देखना, शहर में हमेशा लोग मास्क लगाकर घूमते रहते हैं, और गांव में बिंदास, क्योंकि गांव का जो वातावरण है बहुत ही शुद्ध और पवित्र रहता है। लेकिन शहर में क्या है, गाड़ी मोटर दिन भर चल रहा है, उसके बाद जो हार्न का आवाज़ है, कोई फैक्ट्री लगा है, कोई राइस मिल लगा है, तो बहुत सारा ऐसा आवाज़ है जो कि आपको प्रभावित करता है। ये आपको विकास को भी प्रभावित करता है। शारीरिक विकास में सूर्य प्रकाश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग एक ही देखना, विटामिन डी। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, एक तो सूर्य प्रकाश से होता है और मछली के तेल से, है ना। ये प्रश्न बन सकते हैं, कभी कभी जीके बनते हैं। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य प्रकाश और मछली के तेल से। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है जो विकास के लिए अपरिहार्य है। तो कुल मिलाकर जो है वायु और प्रकाश ऐसे हैं जो कि आपके वृद्धि और विकास में दोनों में सहायक होती है, ये जो प्रभावित करता है। छठवा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन बालक तथा बालिकाओं को शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि थायराइड ग्रंथि से, थायराइड मतलब जो गला है, ठीक है, तो यहाँ से निकलने में बालकों की लंबाई है। उसके बाद है पैराथायराइड है, ग्रंथि के स्त्राव से दांतों एवं हड्डियों का विकास है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास, जनन ग्रंथि का विकास। कुल मिलाकर जो अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर में जो अलग अलग जो ग्रंथियां हैं, अलग अलग जो लार है, अलग अलग जो अम्ल पित्त क्षार बोलते हैं, तो इन सभी जो है अपनी अपनी अवस्था पे, अपने अपने स्तर पे दोनों को प्रभावित करता है, वृद्धि और विकास को। सातवां पॉइंट क्या है कि शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। यह मानव की आयु बढ़ाता है, व्यक्ति को सक्रिय बनाए रखता है, यह व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति को जो है सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, अगर उतना नहीं कर सकते तो योगा व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या है, आपका जो है शारीरिक विकास के साथ साथ आपका जो है मेंटली विकास भी होता है। जो लोग सुबह सुबह व्यायाम करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उसको देखना, उसका जो सोचने का क्षमता है, लेवल है, बहुत ही हाई रहते हैं। वहाँ धैर्यवान भी होते हैं, ठीक है। और जो आराम से सोकर उठते हैं, जो योगा व्यायाम नहीं करते, वो थोड़ा सा देखना वो लेजी किस्म के होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपके शारीरिक क्रिया भी आपकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है बहुत ही ज़्यादा रूप से। आठवां पॉइंट है, यहाँ पर एक ही पॉइंट है आठवां, है ना, क्योंकि इसमें 8 पॉइंट बहुत ही बेहतर हैं, इसलिए मैं 8 पॉइंट को लाया हूँ। एक है लास्ट का सांस्कृतिक वातावरण। तो प्रत्येक देश समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, जैसे कि हमारे क्या है भारतीय संस्कृति है, ठीक है। अगर इनकी संस्कृति को देखें तो जिनके अनुरूप प्रत्येक परिवार बालकों का पालन पोषण करता है, अतः बालकों का विकास अपनी संस्कृति के अनुरूप ही होता है। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में काफ़ी अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति का बालक मुक्त विचारों का होता है, जबकि भारतीय परिवेश का बालक किशोरावस्था तक अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि हम लोग जो है अपने परिवार के साथ रहते हैं और जो है परिवार के साथ व्यवहार करते हैं, उसके रहन सहन के हिसाब से रहते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है। लेकिन आप पाश्चात्य संस्कृति को देखोगे तो वहाँ पर हर चीज़ स्वतंत्र है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, अंतर है अपनी अपनी संस्कृति के साथ विकास करने में। तो दोस्तों ये था मैंने बता दिया आप लोगों को, एक तो वृद्धि और विकास में अंतर है और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब देखते हैं आज के, ये तो टॉपिक हो गया है, तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जो कि अच्छा तरीके से हैं। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा तो आप ही लोगों को थोड़ा सा बोर हो जाओगे, इसलिए जो है कम कम क्वेश्चन लाओ और अच्छे से तैयारी करो। तो आज हमने देखा है वृद्धि और विकास में अंतर हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं।
अब देखे थे यहाँ पर जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको देखे हैं। सबसे पहले कि आप लोगों को पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था कि शैशव काल का नियत समय है, इसका जो आंसर रहेगा जन्म से 5 से 6 वर्ष तक रहता है, ठीक है। या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि जन्म से 6 वर्ष तक का समय रहता है। आज का पहला प्रश्न है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है, तो हमारा आशय क्या है? उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, और चौथा है इनमें से सभी। तो ये जो है सही रहेगा, है ना। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति है, अब उसके विकास को देखना चाहते हैं, तो विकास को देखने से पहले आपको जो है इन तीनों पॉइंट को भी देखना है, क्योंकि इसी पर आधारित होता है उसके विकास। अगला है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो कौन सी अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। 12 से 18 का एज रहता है, इसमें किशोरावस्था में उसका जैसे कि शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक रूप से भी विकास तीव्र गति से होता है। अगला है, वृद्धि और विकास है, तो वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर मानसिक विकास पूरा अच्छा है तो फिर आपका शारीरिक विकास तो होगा ही होगा। अगला है, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, तो विकासात्मक पद्धति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्पत्ति मूलक विधि कहा जाता है। अगला है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, तो अगर मानसिक विकास करना है तो अध्यापक का कार्य क्या रहते हैं? जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, बालकों को सीखने में पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, ये भी ठीक है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य को पूरा पूरा ध्यान दें, ये भी बात सही है। व्यक्तिगत भेदों की और ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना, तो कुल मिलाकर यहाँ पर चौथा पॉइंट सही है। यानी कि मानसिक विकास के लिए एक अध्यापक को ये जो है सभी पॉइंट को पूरा करना बहुत जरूरी है। छोटा प्रश्न क्या है कि शिशु का विकास प्रारंभ होता है, तो एक शिशु का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका जो आंसर रहेगा गर्भकाल से रहता है, गर्भकाल से विकास प्रारंभ होता है। अगला है, बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होता है, जो बाल्यावस्था का समय क्या है? बाल्यावस्था का भी बताया था वहाँ। इसका जो आंसर आ जाएगा, सबसे पहली बात तो बाल्यावस्था का जो समय है वहाँ 6 से 12 वर्ष के बीच को माना गया है, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर बताया था आप लोगों को, ये देखो बाल्यावस्था का जो समय रहता है वहाँ 5 से 12 वर्ष है, या 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में रहते हैं, ठीक है। तो 5 से 12 वर्ष के बीच में जो बालक रहते हैं उनका जो जैसे कि नींद होना चाहिए, पर्याप्त नींद होना चाहिए, वह कितना होना चाहिए? इसका जो आंसर क्या रहेगा? 8 घंटे, 8 घंटा होना चाहिए। ये जो बाल्यावस्था का काल है, उसके बाद का जो समय रहते हैं, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको 7 घंटा मिनिमम सोना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ना इससे कम नहीं सोना चाहिए। ये जो है आपके शरीर पर निर्भर करता है। अगला है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो ये जो रहेगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में जो है चाहे वह बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों का विकास तीव्र गति से होने लगता है। अगला है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति सही है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वह गलत है। देखो बाल्यावस्था का जो समय अभी बताया था 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के समय आते हैं। अब इसमें एक बालक रहता है छोटा सा, वो क्या करेगा? प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यानी कि जिसको वहाँ देखता है उसके बारे में पूछने लगता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी कि बड़े जैसे कर रहे हैं वैसा ही वो बालक भी करेगा। संचय की प्रवृत्ति, वहाँ इकट्ठा करने का काम कर रहा है, जैसे कि अपना खिलौना है तो उसे इकट्ठा कर रहा है, बुक है तो वो इकट्ठा कर रहा है, अपने कपड़े है तो उसको इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि इतने से उम्र में अगर अंतर्मुखी व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई भी बालक नहीं हो सकता। 10वां प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद के कारण है, तो व्यक्तिगत भेद के कारण क्या है? सही जवाब क्या जाएगा? वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण जो है व्यक्तिगत भेद के कारण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 11 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। क्या लिखा गया कि व्यक्तिगत भेद का यह कारण नहीं है? तो व्यक्तिगत भेद का यहाँ पर कारण नहीं कौन सा है? यहाँ पर जैसे कौन सा प्रश्न है, देखो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने लिखा था कि व्यक्तिगत भेद के कारण है, तो फिर वंशानुक्रम और वातावरण है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया है? व्यक्तिगत भेद का कारण नहीं है। अब आपको ये बताना है, इसमें जो है ऑप्शन क्या है? वातावरण है, जनसंख्या वृद्धि है, जाति है और यौन भेद है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।